हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो मैं उदय भारती आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मैजिक पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग जो है चैप्टर 2 जो है प्राणियों में पोषण, इसका हम लोग पार्ट 1 जो है उसको देख लिए थे। ठीक है, तो पार्ट 1 हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग पार्ट 2 इसका जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास 7th का झारखंड बोर्ड का साइंस चैप्टर 2 है, इसका नाम है प्राणियों में पोषण। तो दोस्तों, वीडियो जो है हमारा लॉन्ग ना हो जाए, इसलिए हम लोग इसको 2 पार्ट में कर दिए हैं। तो पार्ट 1 पार्ट 2। तो दोस्तों, प्लेलिस्ट में आप जाइए, आपको पार्ट 1 पहले देखिए, उसके बाद पार्ट 2 आप देखिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, आगे बढ़ते हैं। हमारा 16 नंबर का प्रश्न बोल रहा है, 15 नंबर तक हम लोग 1 से 15 तक, उसके बाद उसका बेसिक MCQs वाला सब लोग पढ़ लिए थे। तो 16 नंबर बोल रहा है जठर रस किसे कहते हैं। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा आमाशय की आंतरिक सतह, जिसे श्लेष्मल झिल्ली कहते हैं, जिसे श्लेष्मल झिल्ली कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है, इसे जठर रस भी कहते हैं। ठीक है, इसे जठर रस भी कहते हैं। तो अमाशय की आंतरिक सतह, जिसे श्लेष्मल झिल्ली कहते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है, इसे जठर रस कहते हैं। अगला है 17 नंबर, यकृत और अग्न्याशय जो है उसके कार्य लिखिए। दोस्तों, यकृत के कार्य और अग्न्याशय के कार्य हम लोग इसको 2 पार्ट में बांट दिए हैं। तो यकृत के कार्य में पहला है कि यकृत की कोशिकाएं पित्त का स्राव करती है, और दूसरा है कि अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करके यकृत में संग्रह किया जाता है। ठीक है, तो क्या क्या है, यकृत की कोशिकाएं पित्त का स्राव करती है, दूसरा है अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करके यकृत में संग्रह किया जाता है। अग्न्याशय के कार्य है, पहला यह अग्न्याशीय, ठीक है, यह अग्न्याशीय रस का संश्लेषण और संग्रह करता है, जिसमें महत्वपूर्ण प्रोटीन, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम होते हैं। दूसरा है यह इंसुलिन और ग्लूकागान जैसे महत्वपूर्ण हार्मोन्स का स्राव करता है। दोस्तों, यकृत और अग्न्याशय में हम लोग जो है इसके कार्य को देख लिए। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 7 नंबर का था। 18 नंबर है, जीभ का रेखा चित्र बनाकर उस पर स्वाद के विभिन्न क्षेत्रों को दर्शाइए। दोस्तों, ये हमारे जीभ का चित्र है। तो यहाँ जो है तीखा जो है उसका स्वाद आता है, इस पे जो है इस दोनों साइड में खट्टा का स्वाद आता है, और इधर जो है नमकीन का, और जो फर्स्ट इसका है फर्स्ट पार्ट, यहाँ मीठा का स्वाद आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा। तो जैसे कि अगर हम मान लीजिए जीभ मेरा स्टार्ट हो रहा है, तो हम अगर आएंगे वैसे तो होगा पहले मीठा, यानी जब फर्स्ट में आता है जीभ में कुछ डालते हैं तो पहले मीठा आता है, उसके बाद होता है नमकीन, उसके बाद खट्टा, और अंत में होता है तीखा। ठीक है दोस्तों, तो ये है टंग का मैप, जीभ का मैप। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर बोल रहा है छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है। दोस्तों, छोटी आंत की लंबाई लगभग जो है 7.5 मीटर लंबी होती है, यानी 7.5 मीटर लंबी होती है। ठीक है, लगभग। इस नंबर का सवाल है दीर्घरोम यानी रसांकुर किसे कहते हैं, इसके कार्य लिखिए। दोस्तों, क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई हजारों संरचनाएं होती हैं, जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। दीर्घरोम छोटी आंत की अवशोषण की सतह को बढ़ाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये दीर्घरोम के कार्य भी हैं, और इसे हम क्या कहते हैं वो भी हम लोग देख लिए। अगला है 21 नंबर, कौन सी ग्रंथि पित्तरस का स्राव करती है और पित्तरस का क्या कार्य है। तो दोस्तों, जो है कि यकृत जो है गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है, जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्तरस स्रावित करती है, जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है। ठीक है, इसे पित्ताशय कहते हैं, और पित्तरस वसा में के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है दोस्तों, तो जो यकृत है वो गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है, जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर अवस्थित होता है। उसके बाद यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्तरस स्रावित करती है, जो एक थैली में संग्रहित होता है।
और इसे जो है पित्ताशय कहते हैं। और पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है 22 नंबर, स्वांगीकरण किसे कहते हैं? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, रसांकुर की सतह से बचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। तो रसांकुर की सतह से बचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है। यहाँ उसका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने के लिए किया जाता है और इस प्रक्रम को हम स्वांगीकरण कहते हैं। दोस्तों स्वांगीकरण को हम लोग देख लिए, अब इसको देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा 23 नंबर का, रुमेन किसे कहते हैं? ठीक है, तो घास खाने वाले जीव जो है घास को जल्दी जल्दी निगल कर अमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं, यानी इसको स्टोरेज करते हैं। ठीक है, स्टोर। अमाशय का वह भाग रुमेन या प्रथम अमाशय कहलाता है। तो घास खाने वाले जितने जीव हैं तो वो जो घास खाकर जल्दी जल्दी इसको निकल कर अमाशय में भंडारित करते हैं, तो उसे हम लोग अमाशय का जो है वो भाग जो है वो रुमेन कहलाता है। अगला है रोमंथम क्या है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा, शाकाहारी भोजन करने वाले सभी जीव जैसे गाय, भैंस, बकरी इत्यादि रूमिनेंट कहलाते हैं। इसके बाद रुमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल या कट कहते हैं। बाद में रूमिनेंट जीव इसे छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है और चबाता है। इस प्रक्रम को रोमंथम या जुगाली करना कहते हैं। एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि जो शाकाहारी भोजन जितने करने वाले जीव हैं, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया इत्यादि जो है ये सब रूमिनेंट कहलाते हैं, शाकाहारी भोजन वाले। ठीक है, तो रुमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल कहते हैं, और बाद में रूमिनेंट इसे छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है और चबाता है, इसी को हम रोमंथम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर का सवाल है, मानव पाचन तंत्र में सेलुलोज का पाचन क्यों नहीं हो पाता है? ठीक है, तो क्यों नहीं हो पाता है? इसका उत्तर होगा दोस्तों, मानव शरीर शाकाहारी जंतुओं की तरह सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाता है, क्योंकि उनकी आंत में जीवाणु एवं सेलुलोज जो है उसको पचाने के लिए जरूरी एंजाइम जो है उपस्थित नहीं होता है। मनुष्यों को शाकाहारी भोजन में व्याप्त जो है सेलुलोज रुक्षांश के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो मानव पाचन तंत्र में सेलुलोज का पाचन नहीं हो पाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे है हमारा कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर। ठीक है, ये जो है लॉन्ग फॉर्मेट का जो है इसमें आ गया। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर के बारे में आज हम लोग देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है? पहला नंबर है, मनुष्य के दांत के प्रकार एवं उनके कार्य लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो मनुष्य के दांत के प्रकार कौन कौन से हैं? तो इसके 4 प्रकार हैं। तो एक हो गया कृदंत, एक हो गया रदनक, दूसरा हो गया सी नंबर अग्रचवर्णक और हो गया चवर्णक। इसके दांत के प्रकार देखते हैं। पहला है कृदंत, तो इन दांतों का प्रयोग पकड़ने एवं काटने के लिए किया जाता है। इनकी कुल संख्या 8 है। ठीक है, तो कृदंत की संख्या जो है इसमें 8 है। यहाँ हो गया 8। उसके बाद रदनक, इसकी संख्या 4 है। अग्रचवर्णक की संख्या भी 8 है और इसका हो गया 12। तो 12 8 20 और 12 32 होगा टोटल दोस्तों। इसको बताते हैं रदनक। इन दांतों का प्रयोग जो है चीरने और फाड़ने के लिए किया जाता है। इनकी कुल संख्या 4 है। अग्रचवर्णक, इन दांतों का प्रयोग चबाने एवं पीसने के लिए किया जाता है। इनकी कुल संख्या 8 है। ठीक है, कितनी है? तो इसकी संख्या भी 8 है। आगे बढ़ते हैं चवर्णक में, तो इन दांतों का प्रयोग चबाने एवं कुचलने के लिए किया जाता है। इनकी कुल संख्या 12 है। इसी तरह से दांत के हम लोग प्रकार देख लिए और उसके बारे में भी देख लिए। अगला सवाल बोल रहा है, मानव के पाचन मनुष्य ये क्या हुआ, मानव या मनुष्य के पाचन तंत्र का एक निम्नांकित चित्र बनाइए। उत्तर मानव। यहाँ हम दोस्तों इसको थोड़ा सा सुधार करना चाहते हैं।
ठीक है। एक मिनट दोस्तों। तो थोड़ा सा क्या हुआ था कि एक ही जगह दोनों व्यवस्थित हो गया था। तो मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र दोस्तों, ये देखिए इसके पाचन तंत्र का चित्र है। ये ग्रसनी है, इधर ग्रसिका, आमाशय, अग्नाशय, मलाशय, उधर और मूलद्वार। इधर मुख हो गया मुख, लाला ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय, ग्रहणी, बड़ी आंत हो गया, ये हो गया छोटी आंत, और ये हो गया कृमि रूप और ये सेसिका। ठीक है, तो ये हो गया मानव के पाचन तंत्र का चित्र। मानव के पाचन तंत्र की चित्र। ठीक है दोस्तों, तो इसमें चित्र बना के इसके बारे में बताना था। अगला है अमीबा द्वारा अंतर्ग्रहण का रेखा चित्र बनाएं। तो दोस्तों ये है उसका चित्र। तो यहाँ देखिए ये हो गया हमारा केंद्रक, इसके बाद ये हो गया पादाप, इधर हो गया जो खाद्य कणिक, इसे हम अंतर्ग्रहण भी कहते हैं। इसके बाद ये हो गया खाद्यनिया, धानिया, ये हो गया बहिक्षेपित अपशिष्ट, ये भी हमारा 3 नंबर बन गया है। ये हो गया लॉन्ग फॉर्मेट का क्वेश्चन दोस्तों, इसमें है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर। ठीक है, चौथा है अमीबा में पोषण सचित्र बताएं। तो ये इसका उत्तर है, ये देखिए केंद्रक है, खाद्यकण, उसके बाद ये वाला हो गया उत्पाद हो गया निपादाप, और ये वाला जो हो गया पार्ट, ये हो गया खाद्य रिक्तिकाया खाद्यकण। इसके बाद इसका निर्माण हो जाता है। दोस्तों जब अमीबा को किसी जाके अच्छे से बताते हैं, जब अमीबा को किसी खाद्यकण का आभास होता है तो खाद्यकण के चारों ओर उत्पाद विकसित कर खाद्यकण को पूरी तरह घेर लेता है और निगल लेता है। ठीक है, खाद्यकण उसकी खाद्यानि में फंस जाते हैं, खाद्यानि में ही पाचक रस साबित होते हैं। यह खाद्यकण पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्यकण धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है और बिना पचा जो अपशिष्ट खाद्य धानी जो है बाहर खाद्यान्न बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है 5 नंबर का लॉन्ग वाला में, हाइड्रा का एक निम्नलिखित चित्र बनाइए। तो दोस्तों ये है हाइड्रा का चित्र। ठीक है, ये हो गया स्पर्शक इसका। तो ये सब दोस्तों, ये सब जो चित्र हैं ये एग्जाम में कभी कभी आते हैं दोस्तों। अगला है 6 नंबर का पोषण के कौन कौन से चरण वर्णन करें। तो दोस्तों पोषण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें भोजन के जटिल खाद्य पदार्थ सरल खाद्य पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं। पहला है अंतर्ग्रहण, तो भोजन प्राप्त करने और खाने की क्रिया जो मुख द्वारा होती है उसे अंतर्ग्रहण कहते हैं। अगला है पाचन, तो पाचन में क्या है, शरीर के भीतर भोजन का सरल तथा विलय अणुओं में तोड़ा जाना पाचन कहलाता है। पाचन मुख से आरंभ होकर आमाशय में समाप्त होती है। 3 नंबर है अवशोषण, तो पचे हुए भोजन में उपस्थित विलय पदार्थ का शरीर के द्रवों जैसे रक्त में चला जाना अवशोषण कहलाता है। मनुष्य में अवशोषण की क्रिया छोटी आंत में होती है। अगला है परिपाचन, तो वह प्रक्रिया जिसमें अवशोषित भोजन का उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने तथा वृद्धि के लिए होता है, परिपाचन कहलाता है। अगला है उत्सर्जन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अपचित खाद्य पदार्थ शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, ये पोषण के चरण है। तो पहला अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन, अवशोषण, परिपाचन और उत्सर्जन। तो इसको आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए दोस्तों। दंत क्षय क्या है, इससे बचने के लिए कौन कौन से प्रयत्न, ठीक है, प्रयत्न किए जा सकते हैं। दोस्तों सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं जिससे हमें कोई हानि नहीं होती है। खाना खाने के बाद अगर मुख जो है ठीक से साफ नहीं करते हैं तो अनेक हानिकारक जीवाणु वृद्धि करने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन के शर्करा का विघटन कर अम्ल स्रावित करते हैं तथा दांत को धीरे धीरे क्षति पहुंचाते हैं, इसे दंत क्षय कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन दोस्तों, ये हो गया फैक्ट, हो गया इंपोर्टेंट के रूप में, कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन सुबह उठकर एवं रात्रि में सोने से पूर्व कम से कम 2 बार ब्रश अथवा दातुन करना चाहिए और कुछ भी खाने के बाद उसे कुल्ला करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों दांत में कुछ अटक जाता है, फंस जाता है छोटे छोटे, उस कारण से हमें प्रॉब्लम होती है।
मुख के अंदर गंदी उंगली तथा बिना धुली हुई वस्तु को नहीं डालनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो दंतक्षय के लिए यही हो गया, दंतक्षय इसे कहते हैं। और इसके रोकथाम के लिए, बचने के लिए ये हम लोग कर सकते हैं कि गंदी उंगली को नहीं मुंह में डालेंगे। उसके बाद नेल से, नाखून से दांत की सफाई नहीं करेंगे। उसके बाद दांत को कम से कम 2 से 3 बार उसको साफ करेंगे ब्रश से, या फिर दातुन करेंगे, जो भी होगा। इस सब का ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है पोषण का परिवहन एवं श्वसन तंत्र से क्या संबंध है। दोस्तों, मानव की ये तीनों प्रणाली एक दूसरे के साथ परस्पर मिलकर कार्य संपन्न करती है एवं एक दूसरे पर निर्भर रहती है, जिससे शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा मिल सके और वे अपनी दैनिक जीवन की जैविक प्रक्रियाएं कर सके। कोशिका तक ऊर्जा पहुंचाने के लिए पोषक तत्व जो हम अपने भोजन से ग्रहण करते हैं, वे जटिल रूप से सरल रूप में पाचन तंत्र द्वारा परिवर्तित होते हैं। ये क्षुद्रांत यानी छोटी आंत द्वारा अवशोषित होकर रक्त कोशिकाओं में विस्तृत यानी डिफ्यूजन हो जाते हैं तथा संचार प्रणाली द्वारा शरीर के अन्य भागों में पहुंच जाते हैं। पोषक तत्वों के साथ साथ ऑक्सीजन के परिवहन के लिए भी संचार प्रणाली ही उत्तरदायी होती है। यह ऑक्सीजन श्वसन तंत्र की सहायता से ग्रहण की जाती है और शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाई जाती है। तो दोस्तों, पोषण का परिवहन एवं श्वसन तंत्र के ये संबंध है। इस तरह से दोस्तों हमारा जो है पूरा कंप्लीट हो जाता है सीरीज। तो दोस्तों, पहली वीडियो का लगभग 15 से 16 मिनट मिनिमम था इसका भी, और ये भी वीडियो हम आशा करते हैं कि 15 से 16 मिनट में भी ये भी मेरा बन गया है। तो दोस्तों, एक बार फिर से हम आपको बता दें कि हम लोग जो है 2 फॉर्मेट में इसको लाए हैं। एक पहला जो सीरीज है, पहला जो इसका पार्ट है, इसमें हम लोग कुछ MCQs किए हैं। उसके बाद इसके बेसिक के बारे में देखे हैं। उसके बाद क्वेश्चन आंसर, और हमारा जो वीडियो जो का पार्ट 2 है, इसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर के पर ही फोकस किए हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ बेसिक इसमें भी है। तो इस तरह से हमारा जो है वीडियो कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।